नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 27 जुलाई 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे दोस्तों आपको केंद्र सरकार के बजट से जुड़ी 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले बजट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। इस बार के बजट में सरकार ने 9 प्राथमिकताएं गिनाई है, जिसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई ऐलान किए गए हैं। वहीं दोस्तों इस बजट से अब किसान सम्मान निधि की राशि 8,000 रुपए हो सकती है। 70 साल से ज्यादा के लोगों को अब मुफ्त इलाज का ऐलान भी संभव। इसी के साथ ही दोस्तों बताएंगे आपको आजादी के बाद से अब तक के बजट से जुड़े 5 बड़े बदलाव, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा। बताएंगे दोस्तों आपको आजादी के बाद बजट में क्या क्या बदला। वहीं दोस्तों बजट पर नीतीश कुमार का बयान, बोले बिहार को मिले पैकेज से हम सब खुश हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, आम जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं। हमारा मैनिफेस्टो और पिछले बजटों को इस बजट में कॉपी किया गया है। वहीं दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना की, बोले ये बजट देश को समृद्धि देने वाला है, मिडिल क्लास को नई शक्ति देगा, दलित और गरीब के लिए ये बजट एक वरदान साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। एनडीए के सहयोगी नीतीश को 59,000 करोड़ रुपए, नायडू को 15,000 करोड़। बताएंगे दोस्तों आपको बजट की प्रमुख बड़ी बातों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। बताएंगे दोस्तों आपको बजट में महिलाओं और लड़कियों को क्या क्या मिला। वहीं दोस्तों बजट के ऐलान के बाद इकोनॉमिक सर्वे हुआ। इकोनॉमिक सर्वे में सामने आया फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। बताएंगे दोस्तों आपको बजट से जुड़ी 40 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में हम बजट की पहली बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, जो है न्यू रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हुई है। एनडीए के सहयोगी नीतीश को 59,000 करोड़ रुपए भी मिले हैं, नायडू को 15,000 करोड़। बताएंगे दोस्तों आपको बजट के बारे में बड़ी बातें, पूरे बजट के विश्लेषण के बारे में आपको संपूर्ण विस्तार से बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार भी मेहरबान रही, जिसके ऊपर काफी बवाल भी हो रहा है। अब बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, यानी उन्हें अब 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में देगी। वहीं दोस्तों मोदी सरकार 3.0, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये हमने आपको बजट के बारे में एक मोटा हिसाब दे दिया। अब आपको बजट के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं हम न्यू टैक्स रिजीम में राहत की। जी हाँ दोस्तों, टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स की रिजीम में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, टैक्स रिजीम के बारे में हम आपको पुरानी स्लैब और नए स्लैब के बारे में भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले यानी पुरानी स्लैब में 3 लाख रुपए की इनकम पर आपको 0% टैक्स देना था, यानी कोई टैक्स नहीं था। अब नई स्लैब में भी 3 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि 0% टैक्स आपको देना, यानी कि ना ही बराबर है, टैक्स तो देना ही नहीं। वहीं अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए के बीच में है तो पुरानी दरों पर आपको 5% का टैक्स देना था। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर नई स्लैब में अब ये 3 से 7 लाख हो गई है, यानी 3 से 7 लाख की इनकम पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। पिछली दर में ये टैक्स 3 से 6 लाख की इनकम पर था। अब 3 से 7 लाख की इनकम पर आपको 5% का टैक्स देना है। वहीं दोस्तों पुरानी स्लैब में 6 से लेकर 9 लाख की इनकम पर आपको 10% का टैक्स देना था। अब ये आंकड़ा 7 से 10 लाख पहुंच गया है, यानी आपको अब 7 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 10% का टैक्स देना होगा। वहीं दोस्तों पुरानी टैक्स स्लैब में 9 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% का टैक्स देना होता था। अब नई स्लैब में आपको 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स देना होगा। वहीं दोस्तों पहले यानी पुरानी स्लैब में आपको 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स देना होना था।
नई स्लैब में भी आपको 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% का ही टैक्स देना, इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो पुरानी स्लैब के अनुसार आपको 30% का टैक्स देना था। अब नई स्लैब में दोस्तों 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर आपको 30% का ही टैक्स देना है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया, ये ज्यों की त्यों है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि आपको इनकम टैक्स में कितने रुपए पर कितना टैक्स देना होगा, इसके बारे में हमने आपको पूरा विश्लेषण बता दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इनकम टैक्स की दरों में और कटौती की जानी चाहिए थी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बजट के अगले पहलू की कि बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। देखिए दोस्तों, कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर, लेदर और सी फूड सस्ते हो गए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोने और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलीकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% तक महंगे हो गए। यानी दोस्तों, अगर हम सस्ते की बात करें तो सस्ते में आपको अब फोन और चार्जर मिल जाएगा। सोना चांदी भी अभी सस्ता है। प्लैटिनम कैंसर की 3 दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, सोलर पैनल हो गया, रेयर मिनरल्स हो गए, फिश फीड हो गया, ये सामान अब आपको सस्ते मिलेंगे। वहीं अगर महंगे सामान की बात की जाए तो टेलीकॉम के सामान अब आपको महंगे मिलेंगे। प्लास्टिक भी महंगा हो गया है, प्लास्टिक प्रोडक्ट ये अब आपको महंगे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बजट में अब आगे। देखिए दोस्तों, बजट में एक बड़े कमाल की घोषणा की है। ये घोषणा पहली नौकरी वालों के लिए की गई है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति अब पहली नौकरी कर रहा है यानी पहली बार नौकरी पर लगा और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है तो ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद है केंद्र सरकार 3 किस्तों में देगी। यानी दोस्तों, इसे आप ऐसे समझिए, आप पहली बार नौकरी पर लगे और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है। अगर आप ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करते हैं तो अब आपको पूरे साल में 15,000 रुपए आपकी सैलरी से अलग केंद्र सरकार 3 किस्तों में देगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बजट के एक ऐसे हिस्से की जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा, यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट में की गई घोषणाओं की। देखिए दोस्तों, बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम है। बिहार में विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र भी बनाया जाएगा। वहीं दोस्तों, इस बार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो घोषणाएं की गई उससे तो प्रतीत हो रहा है कि मोदी 3.0 का पहला बजट 2024 चुनाव में मिले झटके का असर दिखा रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इसके अलावा कांग्रेस मैनिफेस्टो में शामिल है अप्रेंटिसशिप से मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप स्कीम भी लॉन्च कर दी गई। वहीं दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन इस बार बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। जी हां दोस्तों, 58,900 करोड़ रुपए। बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पटना, पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई। बिहार की पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू का दबाव भी इस बजट में देखा गया क्योंकि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान बीजेपी सरकार ने अपने बजट में किया। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश को मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम यानी कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी। इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद भी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया करवाई जाएगी। वहीं निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 5 बार आंध्र प्रदेश का जिक्र किया। वहीं दोस्तों, अगर इतनी बार जिक्र अपने राजस्थान का कर दिया जाता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन फिलहाल दोस्तों बड़े दुख की बात है, प्रदेश का जिक्र तो एक बार भी मुश्किल से हो पाया होगा, 5 बार तो छोड़ ही दीजिए। चलिए दोस्तों, अब बजट को लेकर एक और बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं, जो है कि इस बजट में कांग्रेस मैनिफेस्टो की झलक देखी गई है। जी हां दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। देखिए दोस्तों, हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और 5,000 रुपए महीने देंगे, ये कांग्रेस मैनिफेस्टो की ही झलक है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देगी। इस दौरान उन्हें 5,000 रुपए हर महीने स्टाइफंड मिलेगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा स्कीम ए के तहत सरकार सभी फॉर्मल सेक्टर्स में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 3 किस्तों में 15,000 रुपए देगी। इससे अनुमानित 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बजट में हमारे किसान भाइयों को क्या मिला। किसानी खेती के लिए बजट में क्या ऐलान किया गया, एमएसपी पर कोई ऐलान किया भी गया या फिर नहीं, या फिर से अब सरकार ने हमारे किसान भाइयों को निराश किया है। देखिए दोस्तों, सरकार ने एग्रीकल्चर यानी किसानी खेती और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल 1,25,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी दोस्तों इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% है, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, एमएसपी पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना ही कोई घोषणा की है। वहीं दोस्तों बजट में इस बार सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बजट में उद्योगों के लिए वित्त मंत्री ने क्या घोषणाएं की है। बजट में उद्योगों के लिए क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, उद्योगों के लिए अब 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क होंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बजट में हमारी माताओं बहनों के लिए यानी महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या घोषणाएं की गई है। देखिए दोस्तों, बजट में महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उद्योग के सहयोग से कामगाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की अब स्थापना की जाएगी। वहीं सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ अब 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। वहीं घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण पर प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने बजट में क्या ऐलान किया है। देखिए दोस्तों, सर्विस सेक्टर कह लीजिए या फिर प्राइवेट सेक्टर कह लीजिए, इस बार प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल भी बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। वहीं शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसियां लाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बजट में एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। देखिए दोस्तों, बजट में एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे, इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। वहीं मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा। वहीं खरीदारों को अब ट्रेंड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ रुपए किया जाएगा। वहीं एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण ने बजट के ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने पहले तो बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। वहीं दोस्तों निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। वहीं सीतारमण ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। वहीं दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, निर्मला सीतारमण ने इस बार देश का 7वीं बार बजट पेश किया। लेकिन दोस्तों आपको एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं, इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश करेगी। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि बजट में किन्हें क्या दिया गया है और किस किस के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है। वहीं दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बजट पेश होने के बाद अब क्या क्या ऐलान और संभावित हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ऐसे संभावित ऐलानों की बात करेंगे जो हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि की। जी हाँ दोस्तों, किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 से बढ़ाकर 8,000 हो सकती है। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इससे फायदा मिल सकता है। वहीं दोस्तों इसके अलावा सेविंग पर टैक्स छूट को लेकर भी
संभावना है, यानी इस पर ऐलान हो सकता है। 80C में मिलने वाली टैक्स छूट 1,50,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए हो सकती है। 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को इससे फायदा मिल सकता है। वहीं इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिल सकती है। 80D के तहत छूट दोगुनी हो सकती है। 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को इससे फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों अटल पेंशन योजना को लेकर भी ऐलान की संभावना है, जो 5,000 से बढ़ाकर अब 10,000 रुपए हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी ऐलान होने की संभावना है। 70 साल से ज्यादा के लोगों का मुफ्त इलाज, इससे 4 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, पहले हम आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम उस देश में रहते हैं जहां मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ज्यादातर घरों में एक डायरी बनाई जाती है। इस डायरी में पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। साल खत्म होने के बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा घर कैसे चला, हमने कहाँ खर्च किया, कितना कमाया, कितना बचाया। इसके आधार पर फिर हम तय करते हैं कि हमें आने वाले साल में किस तरीके से खर्च करना है, बचत कितनी करनी है, हमारी हालत कैसी रहेगी, यानी हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। ठीक हमारे घर की डायरी की तरह ही दोस्तों होता है इकोनॉमिक सर्वे भी। इससे पता चलता है कि हमारा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की हालत कैसी है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र रहता है। इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। वहीं दोस्तों इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर फाइनेंशियल ईयर 2024 में नीचे बनी रही। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5% से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वहीं वित्त मंत्री ने सोमवार यानी 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट का रिव्यू किया जाता है, यानी उसका रिव्यू उसमें होता है। तो चलिए दोस्तों, जब बजट की बात हो ही रही है तो आपको जरा कुछ इतिहास के पन्नों से भी बजट के बारे में बताते हैं। आजादी के बाद बजट में क्या क्या बदला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे 1955 की। जी हाँ दोस्तों, 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी यानी इंग्लिश में छपता था। 1956 से हिंदी में छपने लगा। क्या आपको ये पता था दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों 1998 की। देखिए दोस्तों, 1998 तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 से ये सुबह 11 बजे पेश होने लग गया। इस बार का बजट भी 11 बजे ही पेश हुआ था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं साल 2016 की। जी हाँ दोस्तों, 2016 तक बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लग गया। वहीं दोस्तों इसके अलावा 2016 तक रेलवे के लिए अलग बजट होता था, लेकिन 2017 में से आम बजट में ही मिला दिया गया। वहीं दोस्तों इसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, लेकिन बजट पहले लाल थैले में पेश होता था, लेकिन साल 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। तो दोस्तों ये तो हमने बताया बजट के बारे में आपको पूरा विश्लेषण। अब हम बताएंगे आपको बजट पर हमारे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। पक्ष और विपक्ष के नेता बजट पर क्या बयान दे रहे हैं, उनका बजट पर क्या रुख है। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला ये बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज दलित को मजबूत करने की योजना से आया है। इससे महिलाओं की आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित होगी। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल होगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की बजट पर क्या प्रतिक्रिया। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, आम जनता के लिए इसमें कुछ खास नहीं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा, ये कुर्सी बचाओ बजट है। सहयोगियों को खुशी दी, दूसरे राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए, दोस्तों को खुशी दी, अंबानी अडानी को फायदा दिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं। ये पूरा बजट कॉपी पेस्ट है। ये बजट कांग्रेस मैनिफेस्टो और पहले के बजटों का कॉपी पेस्ट किया गया है। वहीं दोस्तों इधर बजट पर नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार को मिले पैकेज से हम सब खुश हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो लगातार विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे। हमने उनसे कहा था कि विशेष दर्जा दे दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए। उन्होंने कई चीजों के लिए सहायता की घोषणा की है। बिहार की मदद के लिए सहायता राशि का ऐलान किया गया है।
इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने बजट पर कहा कि आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने में केंद्र का सपोर्ट बहुत ही अहम है। बजट पर अपने राज्य के लोगों की तरफ से मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद देता हूं। बजट में आंध्र प्रदेश की राजधानी पोलावरम और राज्य के उद्योग और पिछड़े इलाकों के विकास की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने में केंद्र सरकार का सपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा। वहीं दोस्तों इधर ममता बनर्जी ने बजट पर अपना बयान देते हुए इस बजट को राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बजट दिशाहीन है, लोगों के खिलाफ है। इसमें कोई विजन नहीं बल्कि पॉलिटिकल मिशन है। इस बजट में मुझे कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, इसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे। वोट लेने के बाद वे दार्जिलिंग और क्लिम्पोंग को भूल गए। दार्जिलिंग में रहने वाले लोगों को ये याद रखना चाहिए, बजट में गरीबों आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए बनाया गया। ये पूरा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है।